ये कहानी है फेंग की, जो कि एक मॉडर्न लड़का है जो लगातार 90 घंटे तक एक इमोर्टल कल्टीवेटर सिमुलेटर गेम खेल के उस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है। इस दुनिया में इमोर्टल्स, डीमंस और पावरफुल कल्टीवेटर्स है। फेंग को यहाँ पर एक सिस्टम भी मिलता है जो कि जरा सा अलग ही है। हालांकि सिस्टम फेंग को बताता है कि भाई उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, यानी फेंग कल्टीवेशन नहीं कर सकता। वैसे फेंग भले ही कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकता, लेकिन वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, पर उसे खुद ये बात पता नहीं होती। तो क्या अब फेंग कल्टीवेशन नहीं कर सकता, इसलिए सिस्टम फेंग को एक मार्शल आर्ट, जिम, बॉक्सिंग, स्वॉर्ड्समैनशिप और रोजमर्रा की स्किल्स देता है, जैसे कुकिंग, फाइटिंग और ब्लैक स्मिथिंग। हालांकि जाते समय सिस्टम कहता है कि फेंग को यह सब लोन में मिला है, तो उसे सब कुछ रीपे भी करना है। खैर, अपने नसीब को अपना के आगे 5 साल फेंग ने उधर जिम में छोटा सा अपना एक मार्शल आर्ट सेंटर बना डाला। वैसे जो जगह है जहाँ पर फेंग रहता है वो जिंगपेंग सिटी के आउटसाइड वाले इलाके में है। आगे हम देखते हैं कि फेंग यहाँ पर कुछ आर्ट बनाता है, ब्लैक स्मिथिंग करता है और पूरे 5 सालों में उसका बस एक ही डिसाइपल होता है। इसका नाम क्विंग है। क्विंग फेंग से कह रहा होता है कि मास्टर, खाने के लाले पड़ गए हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है मास्टर। अरे यार, ये फिर से हो गया क्या? क्विंग का ध्यान किसी और चीजों पे लगाने के लिए फेंग उसे कहने लगता है कि कल वो उसे एक ऐसी स्किल सिखाने वाला है जो उसे एक अलग ही लेवल का बंदा बना देगा। ये सुनने के बाद क्वीन भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें फेंग को मार्शल आर्ट सेंटर के बाहर के रास्ते पे अपनी बनाई हुई बुक्स बेचता हुआ दिखाया जाता है। हालांकि बेचता हुआ कहना ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये नल्ला तो यहाँ पर सो रहा होता है। तभी एक लड़की यहाँ से जा रही होती है। उसे फेंग के बुक में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि ये जो बुक्स होती है वो उसने कभी पहले देखी नहीं है। लड़की अपनी बड़ी बहन से कह रही होती है कि वो एक बुक ले लेते हैं, लेकिन बड़ी बहन कह रही होती है कि ऐसे फालतू चीजों पे टाइम वेस्ट मत करो। तभी फेंग की नींद खुल जाती है। ओह लिटिल परी, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी ये बोन्स का स्ट्रक्चर बहुत ही लाजवाब है। तुम्हारे पास एक ग्रेट टैलेंट है। 10,000 सालों में जो एक बार प्रोडिजी जन्म लेती है ना, वही हो तुम। सच में? छोटी परी, ये सारे सीक्रेट मैनुअल्स है, एक बुक 10 सिल्वर का है, ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। यकीनन फेंग यहाँ पर सब कुछ फेंक रहा होता है। वैसे सारे मैनुअल्स फेंग नहीं बनाए होते हैं और वो इसे फेक तरीके से बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता है कि उसने ये जो बनाया है वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर मैनुअल्स है। खैर, फेंग की बातें सुनने के बाद इस लड़की को मैनुअल्स लेने का बहुत ही ज्यादा मन हो जाता है, लेकिन बड़ी बहन लैंगजी उसे उठा लेती है और उसे कहने लगती है कि एक मॉडल से बुक लेने से उसे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। कल्टीवेटर्स को हमेशा कंप्यूटर अपग्रेड के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बुक तो पढ़ने के लिए होती है। तुम्हारे जैसे ट्रैश से नॉलेज भी क्या मिलने वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोन स्ट्रक्चर। हाँ, तुम सबसे यही कहते होंगे और मुझ पर ऐसे झूठे आरोप मत लगाओ। तभी छोटी लड़की कहने लगती है कि उसे बुक चाहिए, मतलब चाहिए। हम देखते हैं कि भाई वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अरे मेरे बाप रे, इसका बोन स्ट्रक्चर सच में कमाल का ही है क्या? खैर, लैंग्जे एक सिल्वर का सिक्का देके एक बुक को ले लेती है। ओए, मेरी बुक 10 सिल्वर की है। अरे कम से कम तू तो मत जा मेरे भाई। ये दोनों अपने सेक्ट में जा रही होती है। हालांकि लैंग्जे थोड़ी सी निराश थी, क्योंकि वो अपने मास्टर की कोई हेल्प नहीं कर पा रही है। काफी सालों से वो कल्टीवेशन के मार्शल पीक पे है, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल एनर्जी को जमा करके वो खुद का मार्शल स्पिरिट नहीं बना पा रही है। एक्चुअली उस बंदे ने जो कहा वो सच है। सारा दिन बस अपग्रेड होने पर ध्यान देना, इससे शायद मैं भूल गई हूँ कि मेरा एक्चुअल इंटेंशन डाओ था। दीदी, ये बुक तो कमाल की है, आपको भी इसे पढ़ना चाहिए। लैंग्जियो को वैसे कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन फेंग ने जो कहा उसे वो थोड़ा सच लगा था, इसके लिए वो बुक को पढ़ने लगती है। हम देखते कि इस बुक में तो सिर्फ आर्ट्स ही होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ये बुक से हद से ज्यादा डाओ रिदम आने लगता है। लैंग्जियो देखते हैं कि ये तो मार्शल आर्ट का प्योरेस्ट ट्रू इंटेंट है। बस बुक को देखते ही लैंग्जियो वो डाओ हासिल कर लेती है जो वो कब से करना चाहती थी। इसके बाद हमें किंगशान सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंग्जियो रहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 3 दिन बाद इस सेक्ट के मास्टर का एक डिमोनिक सेक्ट के मास्टर के साथ बैटल होने वाला है, और उसी के लिए इस सेक्ट का मास्टर किंगशान कल्टीवेशन भी कर रहा है। मुझे ब्रेक थ्रू करना ही होगा। अगर मैं मार्शल किंग में एडवांस नहीं हो पाया तो किंगशान सेक्ट खत्म हो जाएगा। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंगशान सेक्ट वाले एक डीमन वुल्फ को हराने के लिए आए होते हैं। इन्होंने डीमन वुल्फ को काफी हद तक इंजर्ड भी कर दिया था, लेकिन तभी किंगशान आके अपने डिसाइपल से कहते हैं कि वो हट जाए, फाइनल ब्लो वो देंगे ताकि फुल क्रेडिट किंगशान को मिल जाए। बहुत नीचा आदमी। खैर, किंगशान आके वुल्फ पर स्ट्राइक मारता है, लेकिन तभी वुल्फ के अंदर से उसे लेवल 7 का बीस्ट कोर दिखता है। पर तभी यहाँ पर जुआंगसू सेक्ट का लीडर निंग जुआन आके उस लेवल 7 के बीस्ट कोर को ले लेता है। अब लेवल 7 का बीस्ट कोर मेरा हुआ। निंग जुआंगू, तुम यहाँ पर? मेरा सेक्ट डीमन वुल्फ से कई महीनों से लड़ रहा है, कितने तो इंजर्ड हो गए। बीस्ट कोर को ऐसे चोरी से ले जाने के बारे में सोचना भी मत। किंगशान जुआंगू पे अटैक करता है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है और किंगशान से कहता है कि
अभी भी वो ऐसे ओल्ड ट्रिक का यूज कर रहा है। हाँ, अभी तुमने प्रोफाउंड मैनिफेस्टेशन का यूज किया, इसका मतलब तुम ऑलरेडी मार्शल किंग रियल को कल्टीवेट कर चुके हो। जुआन वो किंगशान पे अटैक करता है और कहता है कि आज वो यहाँ पर किंगशान को बताने के लिए आया है कि आज से 7 दिन बाद उनके बीच में वॉर होने वाला है और किंगशान को हरा के जुआन किंगशान सेट को नाशा कॉन्टिनेंट से वाइप कर देगा। हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। मैं क्या करूँ, मैं निंग जुआंग को कैसे हरा हूँ, वो मार्शल किंग है, मेरा से पूरा एक रेल्म ऊपर, क्या मुझे खुद को मार देना चाहिए। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लैंगजी अपने मास्टर के पास आई होती है। वो बताती है कि उसे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बतानी है। लैंगजी, मैंने कहा था ना कि 3 दिन तक मैं मेडिटेशन करने वाला हूँ, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। लैंगजी फेंग की बुक को देती है और बताती है कि माउंटेन के नीचे उसे एक जबरदस्त बुक मिली है। मास्टर, आप एक बार इसे देख लीजिए। तुम हालात को समझ नहीं पा रहे हो क्या? तुम सेक्ट वॉर से ज्यादा अभी बुक को पढ़ना जरूरी समझती हो। मास्टर, आप बस एक बार देख लो, अगर इससे आपको कुछ फायदा नहीं हुआ तो मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। लैंगजी कई बार मास्टर को इसे पढ़ने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो मानते ही नहीं। आखिर में इस बुक को पढ़ने के बाद उसे जो कल्टीवेशन मिला है, लैंगजी वो मास्टर को दिखाती है। लैंगजी यहाँ पर जुएनजाई आइस प्रिंसेस को समन करती है। लैंगजी, तुम कब मार्शल स्पिरिट रेल्म को कल्टीवेट हुई? इस बुक को पढ़ने के बाद मास्टर, आप इसे तुरंत पढ़िए। किंगशान इसे पढ़ने लगता है और बुक फोर्सफुली किंगशान के कॉन्शियस वर्ड को ओपन करता है, जहाँ पर अंदर वो इसे जीने का पहला काफी ज्यादा मार खाता है। हालांकि ये प्योर मार्शल आर्ट होता है जो कि किंगशान के बंधे हुए स्पोर को ओपन करता है। उसके बाद उसके बॉडी में प्योरेस्ट स्पिरिचुअल पावर जाती है और किंगशान अगले मार्शल किंग रियल में कल्टीवेट हो जाता है। सभी लोग किंगशान का ये ऑरा देख पा रहे होते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं कि अब उनके मास्टर अगले रियल में कल्टीवेट हो गए हैं तो सेक्ट वॉर में वो जीत सकते हैं। हमें इधर स्ट्रीट में दिखाया जाता है जहाँ पर आज मिले हुए सिल्वर कॉइन से फेंग ने यहाँ पर भाई कुछ ढंग का खाना खरीदा होता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगर फिर से मेरी बुक्स बिकती है तो ये खाना और नसीब होगा। चलो पहले इसे अच्छे से जरा पकाया जाए। इधर एक स्ट्रीट में एक कुत्ते का पिल्ला किसी दुकान से चिकन चुरा के भाग रहा होता है। हालांकि हमें पता चलता है कि ये कोई कुत्ता नहीं है बल्कि एक वुल्फ है, जिसे पता नहीं कोई तो भयंकर क्राइम क्या होता है जिस वजह से उसके ट्राइब हेवन डिवोरिंग वुल्फ ने इसको निकाला फेंक दिया होता है। साथ ही उसका कल्टीवेशन भी लॉक कर दिया है। खैर यहाँ पर भागते हुए वुल्फ को सामने फेंग दिखता है और उसे घमंड आ जाता है कि एक मॉर्टल उसके रास्ते में कैसे आ सकता है। वुल्फ को लग रहा होता है कि भले उसकी पावर कम है लेकिन वो फेंग को तो कुचल के आगे बढ़ेगा ही, लेकिन फेंग उसे पकड़ लेता है। अरे जियांगपिंग सिटी में स्टूपिड से डॉग्स कब से आने लगे हैं? एक नया सा मॉर्टल मुझ पे हंस रहा है, छोड़ूंगा नहीं। और वैसे फेंग यहाँ पर इसकी बातें नहीं सुन सकता। गुस्से में आके वुल्फ यहाँ पर अपने इंडिगो स्लैश का यूज करता है लेकिन कुछ और ही हो जाता है। अरे मेरे बाप रे, मेरी डिमोनिक पावर वैनिश हो चुकी है। हम देखते कि वुल्फ के अटैक की वजह से फेंग का यहाँ पर खाना बर्बाद हो जाता है। वुल्फ यहाँ पर हद से ज्यादा पैनिक हो जाता है। फेंग को भी यकीन अभी इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उसे कहता है कि मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। ये सुनने के बाद वुल्फ यहाँ पर बेहोश हो जाता है। यह साइड पे किंगशान लैंगजी से कहते हैं कि वो तुरंत माउंटेन के नीचे जाके उस बंदे से मिलने वाले हैं। पर मास्टर जुआंगसू सेठ के साथ बैटल कुछ ही दिनों में होने वाला है। अभी अभी आप मार्शल किंग रियल में कल्टीवेट हुए हैं, आप अपने रियल को स्टेबलाइज नहीं करने वाले। जुआंगू को हराने के लिए बस मार्शल किंग रियल तक रीच होना इतना काफी नहीं होगा। इसके बाद हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि वुल्फ को लेके अपने घर निकल रहा होता है। वुल्फ को होश आ जाता है और उसे फिर से घमंड आने लगता है कि एक मॉर्टल उसे ऐसे बांध के कैसे रख सकता है। वुल्फ इधर से छूट के फेंग पर अटैक करता है लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। अरे यार, ये कुत्ता नीचे कैसे गिर गया? इसको बास्केट में डाल देता हूँ। हालांकि बास्केट में डाल के चलते हुए किचन नाइफ वुल्फ गिर जाता है जिससे उसकी जान निकल जाती है। फेंग ने इसे किचन नाइफ को बनाया होता है, उसके लिए ये मामूली सा किचन नाइफ है लेकिन वुल्फ देख पा रहा होता है कि ये तो एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है। खैर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों फेंग के मार्शल आर्ट में आते हैं। यहाँ पर मार्शल आर्ट का बोर्ड इन दोनों को स्कैन कर लेता है और इसको उनकी सारी इन्फॉर्मेशन भी पता है। बोर्ड ने इसलिए स्कैन किया है ताकि वो देख सके कि कौन अच्छा है और कौन इविल। वैसे किंगशान को यहाँ पर महसूस हुआ था कि बोर्ड से देख रहा है, हालांकि वो उसे अपनी इमेजिनेशन समझता है। हेलो सर, किंगशान सेक्ट के लीडर लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। अरे चुप रहो, के जैसा महान व्यक्ति यहाँ पर इधर रह रहा है, इसका कोई कारण हो सकता है। हम मॉर्टल को अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। देखो मैं उनको बुलाता हूँ। माफ करना बॉस, आप घर पर है? सर कोई है? हेलो बड़े भैया, मुझे आपके साथ फ्री फायर।
खैर इनको देखने को मिलता है कि फेंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन सामने से इनको एक लड़की की आवाज आ रही थी जो कि यकीनन कोई और नहीं बल्कि क्वीन होता है। ये दोनों उधर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी फेंग ने बनाई हुई आर्ट्स बाहर आके अपना परफॉर्मेंस करने लगती है, जिनको देखने के बाद ये दोनों यहाँ पर दंग रह जाते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल का डाओ आर्ट है। ये दोनों उनको कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए चुपके से नीचे से जा रही होती है, लेकिन आर्ट्स को पता चल गया होता है कि किंग और लांगजुए उनको देख सकते हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छा था क्योंकि वो किसी को अपना परफॉर्मेंस दिखाना नहीं चाहते थे। सभी मिलके लैंगजुए और किंग को अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जिसको देख के दोनों दंग रह जाते हैं। परफॉर्मेंस के एंड में किंग का की डेविएशन होने लगता है, मतलब फोर्सफुली वो अगले लेवल में कल्टीवेट होने लगता है, लेकिन क्वीन आके उस पर पानी डाल देता है और किंग को बचा लेता है क्योंकि ऐसे कल्टीवेट होने से बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्वीन इससे माफी मांगने लगता है, वो उसे कहता है कि उन्होंने उसे देखा ही नहीं। किंग यहाँ पर क्वीन का बहुत ही शुक्रिया करता है, वो उसे इमोर्टल बॉय समझ रहा था। क्या आप लोग मेरे मास्टर को देखने के लिए आए हैं? हाँ, और तुम? मैं मेरे मास्टर का इकलौता डायरेक्ट डिसाइपल हूँ और अकेले स्टाफ जो कि फिर सफाई करता है। ओनली डायरेक्ट डिसाइपल? हाँ, मुझे यहाँ पर क्लीनिंग करनी होगी वरना मास्टर आके मुझे बहुत डांटेंगे। आइए आप यहाँ पर मास्टर के आने तक वेट कीजिए। लेकिन किंग क्वीन के इस क्लीनिंग को एक महान ट्रेनिंग समझ बैठता है जो कि मन को शांत करती है। हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पर आके क्लीनिंग करने लगते हैं। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे पहले लैंगजुए फेंग को उसके बुक के बाकी के बचे हुए पैसे देती है, जिससे फेंग भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो इनको आज डिनर करने के लिए यहीं पर रुकने को कहता है। तभी इन दोनों को बास्केट से बहुत ही ज्यादा डिमोनिक ऑरा आते हुए दिख रहा होता है। फेंग इनसे कहता है कि वो आराम से बैठे, वो अभी जाके खाना बना के आता है, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि वो भी हेल्प करेंगे। फेंग कहता है कि ठीक है। किचन में आने के बाद फेंग कुछ चॉप कर रहा होता है, दोनों चुपके से उसे देख रहे थे और उनको फेंग की चॉपिंग भी बड़ी डिवाइन लग रही थी। और यहाँ पर फेंग को लग रहा होता है कि उन दोनों को बहुत ही तगड़ी भूख लगी है, इसलिए वो और वेजिस लाने का सोचता है। दरवाजे के बाजू में एक छोटा सा टेबल है, अगर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है तो रेडी से खा लो। ये दोनों अंदर आ जाते हैं जहाँ पर लैंगजुए सबसे पहले कैबेज को खाती है और उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो तो हेवन में ही आ गई है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही बढ़ रही होती है। किंग ने भी एक स्लाइस खा लिया था, उसे भी सेम लैंगजुए की तरह ही फील हो रहा था, लेकिन तभी वुल्फ बास्केट से बाहर आता है। वुल्फ को देखने के बाद किंग समझ जाता है कि ये तो हेवन डिवोरिंग डीमन वुल्फ है। दोनों डर के मारे तुरंत बाहर आ जाते हैं और फैंग को जरा केयरफुल रहने को कहते हैं, लेकिन फैंग को देखते ही वुल्फ भीगी बिल्ली बन के चुपचाप अंदर चला जाता है। ये देखने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर, अगर हम डीमन वुल्फ को खाते हैं तो डीमन वुल्फ क्लैन इस चीज को ऐसे नजरअंदाज नहीं करेगा। मुझे डर है कि वो जिंदगी भर हमारा पीछा करेंगे। तुम कह तो सही रही हो, लोग ऑलरेडी मार्शल सेज रेलम के भी बियॉन्ड के हैं। भगवान, आखिर हम क्या करें? फैंग यहाँ पर वुल्फ को काटने की तैयारी कर रहा होता है, तभी क्वीन यहाँ पर आता है और उसे ये वुल्फ बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। मास्टर, ये कितना ज्यादा प्यारा डॉग है, प्लीज मास्टर क्या हम इसे नहीं खा सकते? पर मैंने मेहमानों को ऑलरेडी कहा है मिस्टर, हमें उसे खाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हम भूखे नहीं हैं। ये दोनों यहाँ पर ऐसे देख रहे होते हैं तो फैंग भी कहता है कि कोई ना, वो इसे नहीं खाएगा। फैंग डॉगी से कहता है कि वो जरा भूखे। वुल्फ की अकड़ फिर से आ जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि भाई जिंदा रहने के लिए भूखना कुछ गलत नहीं होगा। सच में वो मिस्टर यू का पर्सनल डिसेबल होने का वर्दी है, क्या ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है। मास्टर, आपने कुछ नोटिस किया? मिस्टर यू के डिसेबल के पास कल्टीवेशन के लिए कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन अगर वो कोई नॉर्मल पर्सन होता तो मिस्टर यू ने उसे अपना डिसेबल क्यों बनाया? वैसे ये मार्शल आर्ट भी हर जगह से अजीब ही है। वो स्क्रॉल मार्शल इंटेंट से भरे हुए हैं, रेडिश के स्लाइस इमोर्टल हर्ब जैसे है। डिसेबल जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन के लिए टैलेंट नहीं है, लेकिन वो डीमन वुल्फ से जरा सा भी नहीं डरा। और मिस्टर यू के हाथ में जो किचन नाइफ है, दिखने में वो तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो 7 कलर होली लाइट से इमिट हो रहा है। 7 कलर होली लाइट, इसका मतलब वो एक होली टियर डिवाइन वेपन है। अगर मिस्टर यू उसे उधार में हमें देते हैं तो जुआंगफू के खिलाफ फाइट करना आसान हो जाएगा। ये सुनते ही लैंगजुए यहाँ पर फेंग के पास आके उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि क्या वो नाइफ को उनको उधार में देंगे। किंग तुरंत यहाँ पर आता है, ये सोच के कि लैंगजुए की इस हरकत से फेंग को कहीं गुस्सा न आया हो। मिस्टर यू, आपको गलत मत समझिए। ये लो, मैं सोच रहा था कि तुम दोनों चुपके से मेरी चॉपिंग को क्यों देख रहे थे, तो तुम्हें ये नाइफ चाहिए था। हाँ, किंग इसके लिए फेंग का बहुत ही शुक्रिया करता है। वो फेंग से वादा भी करता है कि इससे हेल्प के बदले वो किंग को कुछ न कुछ जरूर देगा। आगे फेंग कहता है कि चलो अभी वो खाना खा लेते हैं, लेकिन किंग बताता है कि उसके लिए ये नाइफ ही बहुत ही बड़ी बात है, वो अभी फेंग के साथ खाना नहीं खा सकते। हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सेक्ट में आने के बाद लैंगजुए अनाउंस करती है कि सेक्ट के सारे डिसेबल ब्लेड टेस्टिंग स्टोन के पास आए। सेक्ट मास्टर आज एक नए डिवाइन वेपन को टेस्ट करने वाले हैं। सभी 2 दिन बाद हमारा जुआनू के साथ ग्रेट बैटल होने वाला है। 10 साल पहले हमने एक शर्त लगाई थी। पहली, क्योंकि किंग सेक्ट जुआनू के लगातार आतंक से निपटते हुए थक चुका था,
था। दूसरी बस ऐसी हो गई थी, मैंने बेट लगाई थी कि आने वाले 10 सालों में मैं मार्शल किंग रेलम को रीच करूंगा और सेक्ट वॉर में जीतूंगा। वैसे तो मैं मार्शल किंग रेलम में रीच कर चुका हूँ, लेकिन समय अब बहुत ही कम बचा है। निंग जुआंग से अब डील करना डिजास्टर होगा ही होगा। भैया आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? यूनर, मुझे अपनी बात खत्म करने दो। लैंगजो के साथ आज मैं माउंटेन के नीचे गया था, जहाँ पर मुझे एक सीनियर एक्सपर्ट मिले। उन्होंने मुझे अपना डिवाइन वेपन दिया है। मतलब हमारे पास जीतने के अभी भी चांसेस हैं। हाँ, एक होप मिली तो है, लेकिन वो डिवाइन वेपन मेरे हाथों में अपनी ट्रू पावर दिखाता है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। लेकिन भले ही मैं हारता हूँ या जीतता हूँ, मेरे बैटल के बाद सेक्ट का फ्लेम पर्ल उस एक्सपर्ट सीनियर को दे देना। क्या फ्लेम पर्ल? मास्टर, वो किंशान सेक्ट का अल्टीमेट ट्रेजर है। आप फिर से सोचिए, अल्टीमेट ट्रेजर। हाँ, अगर मैं हारता हूँ तो किंशान सेक्ट इस दुनिया में रहेगा कि नहीं ये भी नहीं बता सकता। सभी बात की गहराई को समझ जाते हैं। किंशान आगे नाइफ से स्टोन पर अटैक करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो कई बार फिर से अटैक करता है, लेकिन फिर से कुछ भी नहीं होता। भगवान, क्या मैंने इसे गलत समझ लिया? अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस टेस्टिंग स्टोन के तो पूरे के पूरे टुकड़े हो जाते हैं। बड़े भाई, आखिर ये किस प्रकार का ट्रेजर है जिसकी टेस्टिंग से पूरा का पूरा स्टोन ही टूट गया? ऐसे सीक्रेट रिवील नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमें इनको दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग ने कई सारे टेलीस्कोप बनाए होते हैं। क्वीन पूछता है कि उन्होंने ये क्यों बनाई है। फैंग बताता है कि क्या उसने सुना नहीं है कि परसों दो मार्शल किंग के बीच में डुएल होने वाला है। बिजनेस के लिए उसने इनको बनाया है। तभी इनके ऊपर से कुछ जाने लगता है, जो कि कोई और नहीं वही पत्थर होता है जिनको किशन ने अभी अभी तोड़ा था। ये लोग इसे शूटिंग स्टार समझ बैठते हैं और विश मांगने लगते हैं कि इनको रोज भर भर के खाना मिले और अंधा पैसा मिले। इसके बाद हमें सीधा 2 दिन बाद दिखाया जाता है। आज सेक्ट का बैटल है, इसलिए सिटी से सभी लोगों को इवैक्यूएट कर दिया होता है, क्योंकि जब भी सेक्ट के बीच में कभी बैटल होता है बेचारे इनोसेंट लोग सफर करते हैं। फेंग भाई यहाँ पर एक ऊंची जगह पर आता है, जहाँ से बैटल एकदम मस्त दिखेगा और ये जगह बिल्कुल सेफ भी है। भाई और बहनों, यहाँ पर आ जाओ और सेक्ट वॉर देखो। यहाँ से एक्सीलेंट व्यू आएगा और सेफ्टी की भी गारंटी है। इतनी दूर से भला आखिर क्या ही दिखेगा? उसके लिए ही तो आज मैंने एक प्रोडक्ट का इंतजाम किया है। ये देखिए, एटेक स्कोप। फेंग बताता है ये स्कोप से सबको दूर का सब कुछ क्लियरली दिखेगा। ये सुनते ही सभी लोग इसे लेने के लिए तुरंत आगे आने लगते हैं। यहाँ पर सेक्ट की फाइट शुरू हो जाती है। निशान, तुम आ गए? हाँ, मुझे लगा था कि डर के मारे भाग जाओगे। आज के बैटल के बाद किंशान सेक्ट इस दुनिया से गायब होने वाला है। मूर्ख, कौन जीतेगा या कौन मरेगा ये तुम्हारे सोचने से डिसाइड नहीं होने वाला। किंशान अटैक कर देता है, ये दोनों भिड़ जाते हैं। हालांकि जुआनू किंशान के सारे अटैक को डॉज और ब्लॉक कर रहा होता है। दोनों का स्पिरिचुअल प्रेशर भिड़ जाता है। जुआनू को पता चल जाता है कि किंशान भी मार्शल किंग रेलम को ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन जुआंगू से वो अभी भी काफी पीछे था। जुआंगू किंशान के हाथ को पकड़ के पीछे करता है और उसके बाद उसे एक पंच जड़ देता है। तभी किंशान को पता चलता है कि जुआनू लेवल 3 के मार्शल किंग रेलम में है। 20 साल पहले ही मार्शल किंग रेलम में पहुंच गया था। किंशान, शुरू से ही तुम मुझसे हारने वाले थे। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे मैंने कहा बेवकूफ बनाया, तुम तो हो ही बेवकूफ। जुआनू तेजी से आके किंशान को पंच करता है। किंशान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। जुआनू फिर से बहुत तेजी से आके किंशान को पंच जड़ देता है। इसके बाद वो अपने 2 क्लोन बना के किंशान को बहुत सारे पंचेस मारता है और आखिर में उसे नीचे पटक देता है। किंशान समझ जाता है कि उन दोनों में अलग ही लेवल का डिफरेंस है। किंशान यहाँ पर फेंग ने दिए हुए वेपन का यूज करने का सोचता है। यहाँ पर ये लोग बैटल का मजा ले रहे होते हैं। एक बंदा आके कहता है कि भाई उसे भी स्कोप चाहिए। फेंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन प्राइस अब 3 गुना ज्यादा हो गई है। बहुत नीचा आदमी। हमें फिर से इधर दिखाया जाता है। हमारे स्ट्रेंथ में बहुत ही बड़ा गैप है। अगर मैंने मास्टर ई के बुक्स को पढ़ के मार्शल किंग रेलम तक एडवांस नहीं किया होता तो शायद से मैं जुआंगू के एक बेट को झेल नहीं पाता और कब काम मर चुका होता। लेकिन फिर भी मेरे पास अभी भी ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। मुझे चुपके से उस पर अटैक करना होगा। मुझ पे स्नेक अटैक करने का सोच रहे हो? हाँ, चलो अब अपने फाइनल ट्रम्प कार्ड को दिखाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक नया डिवाइन वेपन है। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास एक डिवाइन वेपन है? इसका बस एक ही मतलब बनता है कि हमारे सेक्ट में कोई गद्दार है। तब यहाँ पर किंशान सेक्ट का एक बंदा आता है, जिसे पता होता है कि परसों लैंगजुए और किंशान माउंटेन के नीचे किसी से मिलने के लिए गए थे। तुम्हें लगा कि तुम्हारा स्नेक अटैक कामयाब होगा? आज 1 घंटा मेरा। हम
देखते हैं कि जुआनो टॉम फॉरबिडन एरिया से अपना ट्रम्प कार्ड जुआनो सेट का फॉरबिडन डिवाइन वेपन निकालता है। इसका नाम सोल डिवोरिंग सॉर्ड है। ये एक डिमोनिक डिवाइन वेपन है जो कि जुआनो सेट के पास्ट के मेंबर ने फॉरबिडन किया था। कहा जाता है कि जब ये वेपन अपीयर होता है तो 10,000 माइल के एरिया में जितने भी लिविंग सोल है ये सॉर्ड उनको कंज्यूम कर लेती है। अभी तक इस सॉर्ड ने 1 मिलियन से भी ज्यादा सोल को निगल लिया हुआ है। जहाँ तक जो इसे विल्ड करता है उसका भी 10 साल का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। तुम्हारे सामने अभी हमारे सेट का अल्टीमेट ट्रेजर है, अब इससे बच के दिखाओ। नहीं जुआनो, मेरा ये डिवाइन वेपन तुम्हारे डिवाइन सॉर्ड को तोड़ देगा। सबके सब यहाँ पर एक किचन नाइफ को देख के हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जुआनो सेट वाले किचन पे हंसने लगते हैं कि वो एक नाइफ को लेके आया है। अरे बाप रे, मैं तो बोले क्या कि सोल डिवोरिंग सॉर्ड के डिमोनिक ऑरा से कोई भी वेपन सप्रेस हो जाता है। अब मैं क्या करूं भगवान। जुआनो डिमोनिक सॉर्ड से जमीन पर अटैक करता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और इस वजह से इधर काफी स्मोक भी हो जाता है और इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। ये सब फेंग से रिफंड मांगने लगते हैं, लेकिन फेंग कहता है कि वो बस रिपेयर करते हैं, रिफंड की तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। अरे ये तो नाइंसाफी है ना, मुझसे तो 10 गुना ज्यादा प्राइस लिया गया है। अरे शांत हो जाओ जरा, मैं देखता हूँ कि क्या सीन हुआ है। फेंग सामने देखने लगता है, यकीनन स्मोक की वजह से उसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। यहाँ पर डिमोनिक सॉर्ड की सोल किंगशान के पीछे लग जाती है। वो उनसे बचने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है पर सोल उसे हिट मार ही देती है। किंगशान जोर से एक पत्थर पर टकरा जाता है। मेरे सोल डिवोरिंग सॉर्ड तुम्हारे सोल को खाने के लिए तड़प रही है, अब मैं क्या करूँ, मैं मरने वाला हूँ। तभी पहाड़ से फेंग किंगशान से कहता है कि वो उठ जाए, वो हार कैसे मान सकता है। वैसे फेंग को कद्दू कुछ पता नहीं है कि सामने वो किंगशान ही लड़ रहा है। वो तो बस ये चाहता है कि बैटल और चले और उसे और बंदे मिले जिससे उसके स्कोप और बिकेंगे। इसलिए फेंग किंगशान को मोटिवेट कर रहा होता है, लेकिन उसका यह फेक मोटिवेशन भी यहाँ पर किंगशान के लिए गॉड की ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि अभी किंगशान को लिटरली फेंग एक गॉड की तरह ही लग रहा होता है। मिस्टर यू खुद यहाँ पर मुझे चीयर अप करने के लिए आए हैं। किंगशान को ऐसा फील होने लगता है कि उसे फेंग खुद हील कर रहा है और यहाँ पर सच में किंगशान में एक नई ही जान आ जाती है। लैंग से सेंस कर पा रही होती है कि किंगशान का ऑरा चेंज हो चुका है। जुआनो आके पूरे 1 मिलियन सोल से अटैक कर देता है। सोल्स पूरी तरीके से किंगशान को घेर लेती है, लेकिन फेंग के नाइफ से किंगशान एक नॉर्मल सा स्ट्राइक मारता है और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल अटैक हो जाता है जो कि सारे 1 मिलियन सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अटैक जुआंगू पे भी हो जाता है। उसके एक डिसेबल आके उसे बचा लेती है, लेकिन जुआंगू का एक हाथ टूट गया होता है। ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं। किंगशान सेट वाले उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन किंगशान आके उनको रोक देता है। सभी कह रहे होते हैं कि जुआंगू सेट को खत्म करने का इनके पास अभी ये बेस्ट मौका है, उनको जाने दो। मौका मिलने के बाद माफ कर देना चाहिए। वहाँ माउंटेन पर मास्टर ही हमें देख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो किसी भी सेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, बल्कि दोनों सेट को रहने देकर यहाँ जियांगपिंग में बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं। अरे यार, इतनी जल्दी बैटल कैसे खत्म हो गया, मैं रिच कैसे बनूंगा। अब कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो सभी लोग अपने घर और काम में निकल जाते हैं। फेंग भी भाई अपना घर निकल रहा होता है। तभी यहाँ पर पेंगिंग नाम की एक लड़की आती है जिसे फेंग 5 सालों से डेट कर रहा है। लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हो फेंग? मिले हुए काफी समय हुआ, चलो पहले पप्पी करते हैं। माफ करना, ये सब कुछ बंद करो। मैं तुम्हें यहाँ पर बस ये बताने के लिए आई हूँ कि मैंने किंगशान सेट के एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है। मैं ऑफिशियली आउटर सेक्ट डिसेबल बन चुकी हूँ। वाह, ये तो अच्छी बात है। कल्टीवेटर बनना ये तो तुम्हारा सपना था। फेंग सेट के रूल के अकॉर्डिंग कल्टीवेटर और मॉर्टल एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ब्रेकअप। ये सुन के फेंग की भाई बैंड बज जाती है। तब यहाँ पर वही बंदा आता है जिसको हमने अभी यहाँ पर देखा था। तुम किससे बात कर रही हो? मैंने तुम्हें माउंटेन के नीचे पेट्रोलिंग करने के लिए कहा था ना। यंगपिंग आके भाई इस बंदे के गले लग जाती है। मतलब भाई ये इसका अभी नया बॉयफ्रेंड होता है। यंगपिंग कहती है कि फेंग तो एक मामूली जिम चलाता है, उसके दिल में तो वही बंदा है। खैर किंगशान भाई यहाँ से निकल जाता है। लाइक मॉर्टल मेरे से कॉम्पीट करेगा। हाँ, ना होती तो अभी उसे यहाँ पर खत्म कर देता। हमें कुछ देर बाद जुआंगसू सेट में दिखाया जाता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि भाई यही बंदा गद्दार था। 17 साल से मैंने तुम्हें किंगशान सेट में बड़ा किया, क्या बस ये फेक इन्फॉर्मेशन देने के लिए? तुम्हारी वजह से मेरा एक हाथ जा चुका है, तुम्हें खत्म ना करने का कोई कारण बताओ। सिस्टर, मैंने बस इतना ही सुना था कि किंगशान को एक डिवाइन वेपन मिला है, लेकिन किसे पता था कि वो एक सेक्रेट लेवल का ट्रेजर है। मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहता। एक बंदा इस बंदे को खत्म करने वाला होता है और हाँ, मैंने सुना था कि किंगशान को वो डिवाइन वेपन एक स्मॉल मार्शल आर्ट जिम से मिला था। बकते रहो। रूमर चल रहे हैं कि जियांगपिंग सिटी में एक पियरलेस मास्टर छुपे हैं और उन्होंने ही किंगशान को कल्टीवेशन करने में भी हेल्प की थी। मुझ
वुचेन और वुफेंग को बुलाओ। वो ब्रदर्स वो तो डार्क ग्रुप के ब्लैक एंड व्हाइट डीमन है। हम देखते कि ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। जुआनो इनसे कहता है कि उन दोनों को जियांगपिंग सिटी में जाके इन सबके बीच जो है उसको ढूंढना है। मास्टर आपको जिंदा चाहिए या मुर्दा? कुछ भी चलेगा। समझ गए। दोनों फेंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे इसकी जान बचती होती है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन से हमें पता चलता है कि 3 दिनों से फेंग अपने रूम से बाहर नहीं आया है। ये देखने के बाद क्वीन को लग रहा होता है कि इंगपिंग ने जो फेंग को धोखा दिया है उससे फेंग कुछ गलत तो नहीं करने वाला। क्वीन अंदर आता है। क्वीन तुम यहाँ पर? इंगपिंग ने मुझे धोखा दिया है। क्वीन अब जीने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है। मैं इस धुएं में धीरे धीरे मर रहा हूँ। हालांकि ये क्वीन का सपना होता है। वो ऐसे सोच के अंदर आता है, लेकिन उसे देखने को मिलता है कि फेंग तो यहाँ पर मस्त से बारबेक्यू खा रहा है। खैर इसके बाद हमें मार्केट में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ब्रदर फेंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो रास्ते में आने वाले हर ह्यूमन को खत्म कर रहे थे। तभी इनके सामने ये बंदा आता है, जिसको देखने के बाद ये थोड़े से डर से जाते हैं, क्योंकि ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं होता। वैसा मैं बहुत ही रेयरली जिंगपैंग सिटी में आता हूँ। लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसे चूहे से सामना हो जाएगा। अबे बड़ा मरना चाहता है क्या? वुफेंग जरा ध्यान से। हाँ वो ठीक नहीं लग रहा। बेवकूफ हो, मरोगे तो तुम। ओल्ड मैन अपनी आंखें खोलता है और उनके सामने एक भयंकर फायर अटैक हो जाता है। ये दोनों जैसे जैसे अटैक को डॉज कर लेते हैं और तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। आखिर वो बड़ा कौन से रेल में है? मुझे उसका ऑरा मास्टर के ऑरा से 10 गुना ज्यादा भयानक लगा। अरे 10 गुना नहीं, 100 टाइम ज्यादा है। तभी वो ओल्ड मैन यहाँ पर आ जाता है और इन पे अटैक कर देता है, लेकिन फिर से वो उसे कैसे भी करके डॉज कर देते हैं। ओल्ड मैन मार्शल स्टेज पे है। तो ये वही है जिसको मास्टर ढूंढ रहे हैं? नहीं, ओल्ड मैन ने कहा था कि वो अभी अभी यहाँ पर आया है, लेकिन जिसको मास्टर ढूंढ रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर रहता है। बच जाओ, तैयार हो जाओ, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। ओल्ड मैन अपने फायर पाम टेक्निक से अटैक करता है। उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अब ये दोनों हिल भी नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन इनके पास भी एक ट्रम्प कार्ड होता है। वो फेंग जेंटियन स्टोन को निकालता है, जो ओल्ड मैन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखने के बाद ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वुचेन अपनी क्लॉक की हेल्प से यहाँ से वुफेंग के साथ निकल जाता है। तो वो मामूली से मार्शल पीरियड हमारे पकड़ से निकल गए। वो चीज वो जेंटियन स्टोन था। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर मार्शल आर्ट को ढूंढ लेते हैं। वांगाई को नोटिस हो जाता है कि कोई तो पावरफुल 2 बंदे यहाँ पर आए हैं। हाँ, कोई ने भाई इसका नाम वांगाई रख दिया है। अरे इस मार्शल आर्ट का तो कोई नाम भी नहीं है। क्या बेकार सा मार्शल आर्ट स्कूल है। फेंग को चैलेंज करने के लिए ये मार्शल आर्ट के साइन पर अटैक कर देता है। या फेंग को ऐसे कह रहा होता है कि तूने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, जा जाके इन बुक्स को बेच के पैसे कमा। क्वीन सोच रहा होता है कि क्या ये बुक्स बिकेंगी भी। तभी वांगाई यहाँ पर आके भो भो करने लगता है। वांगाई क्वीन से कह रहा था कि बाहर बहुत ही ज्यादा 2 पावरफुल बंदे आए हैं, लेकिन क्वीन को कद्दू कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ बाहर से वुचेन अंदर विंड पावर से एक अटैक करता है और इसके बाद अंदर आने लगता है, लेकिन तभी साइंस से उस पर अटैक हो जाता है। वो अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन इसके बाद और भी कई सारे वेपन से वुफेंग पर लगातार ही अटैक होने लगते हैं। वो अपने जुआनो सेट से मिले हुए स्विफ्ट क्लोक से आसानी से अटैक को डॉज कर रहा था। हमें पता चलता है कि स्विफ्ट क्लोक से वुचेन 100 माइल्स तक तुरंत से ट्रेवल कर सकता है। साथ ही क्लोक 1000 अटैक को भी ब्लॉक कर सकता है। वुफेंग सारे अटैक को डॉज करते हुए यहाँ पर वुचेन के पास आता है, जो कि भाई हद से ज्यादा डरा हुआ था। भाई हमें से भागना होगा, जल्दी भागो। लेकिन यहाँ पर एक बैरियर आ जाता है। ये दोनों यहाँ पर ट्रैप हो चुके थे। तभी अचानक से ये जगह बेंड होने लगती है। मार्शल आर्ट का इंटरेंस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। साइन के अंदर से वो जो पुराने समय पर हवा यूज करने के लिए यूज नहीं किया जाता, वो फैन आता है और उसके नॉर्मल स्विंग से ही इधर भयंकर विंड स्पिरिचुअल पावर निकलने लगती है। तुम्हें लगा कि तुम इतने से मुझे हरा सकते हो? हाँ, अबे मेरे जेंटियन स्टोन का कमाल देखो। वुचेन ने जेंटियन स्टोन को एक्टिवेट कर देता है। दोनों अपनी पावर को मिला के इसे और भी ज्यादा बड़ा करने लगते हैं। इधर हमें फेंग की तरफ दिखाया जाता है। अरे भाई, कमीशन के लिए मैं जियांगपिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाने का सोच रहा हूँ, लेकिन मैं उससे किस तरह से पैसा मांगू जिससे ऐसे न लगे कि मैं उसे भीख मांग रहा हूँ। लास्ट टाइम पे मेरी कुछ बिक तो गई थी, अगर इस बार उन्होंने मेरी बुक्स पब्लिश कर दी, ओए होए, फिर तो मजा आ जाएगा। तभी फेंग के सामने एक कॉकरोच आ जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और भाई इन लोगों के यहाँ पर फेंग हद से ज्यादा डरावना दिख रहा था। फेंग कॉकरोच पर अटैक करता है और वो अटैक यहाँ पर बाहर भी हो जाता है। जियांगटियन स्टोन इनके ऊपर ही गिरने लगता है और आखिर में नॉर्मल हो जाता है। तभी अंदर एक मक्खी आती है। जिंग उस पर अटैक करता है, जो कि यहाँ पर वुचेंग पर भी हो जाता है और खत्म। भाई वुचेंग यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद अगला अटैक वुफेंग पर भी होता है और वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्वीन बाहर आता है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ सुना, एक कस्टमर आया क्या? अरे मेरे बाप रे, आखिर यहाँ पर क्या हुआ? अचानक से वो 2 औरत कहाँ पर गायब हो गए। तभी हवा चलने की वजह से वुफेंग
की हड्डियां पर वांकाई को लगती है। वांकाई सेंस कर पा रहा होता है कि इसमें से तो उन दो औरों में से एक और है। तभी वो सामने देखता है और उसे देखने को मिलता है कि दूसरे की तो हड्डी भी नहीं बची। आगे वांकाई को और भी ज्यादा शौक मिलता है जब वो अपने सामने सूट क्लॉक और जेंगटिन स्टोन को देखता है। लेकिन यहाँ पर क्वीन को कद्दू कुछ पता नहीं होता है कि आखिर ये क्या है। वो इसे एक नॉर्मल स्टोन समझ रहा था। इधर थोड़ी सी स्टेप टूट गया होता है तो वो इस स्टोन का यूज करके उसे फिक्स कर देता है और कपड़ा वो क्लीनिंग करने के लिए यूज करने वाला है। अबे वो दोनों अल्टीमेट ट्रेजर है। वांकाई तो भाई बेहोशी हो जाता है। आगे क्वीन वांकाई को अंदर लाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पर मार्शल आर्ट की तरफ आ रहा होता है। एक बंदा इस बंदे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था। वांकाई भी यहाँ पर उसकी प्रेजेंस से हद से ज्यादा डर चुका होता है। लेकिन क्वीन भाई अपना काम करने के लिए निकल रहा होता है। चलो आप देखते हैं कि कौन जीतता है। तभी हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम वुजोंग है और ये यहाँ पर फेंग को ऑलरेडी जानता है। ओलू आज आप तैयारी करके आए हो ना ब्रदरी? पहले नजर में मुझे लगा था कि हम दोनों सेम ही लेवल पर हैं, लेकिन ध्यान से देखने के बाद मुझे पता चला है कि तुम एक अलग ही लेवल के बंदे हो। ये रहा मेरा मूव। ये दोनों तो भाई यहाँ पर चेस से खेल रहे होते हैं। यकीनन मैं तुम्हें अलग लेवल का लगूंगा ही, क्योंकि मैंने तुम्हें चेस खेलना सिखाया है। लेकिन भाई वो यहाँ पर सिर्फ चेस की बात नहीं कर रहा था। इस चेस गेम को भी वो मास्टर कल्टीवेशन गेम की तरह ही देख रहा था। क्या इसके पावर सच में मुझसे ज्यादा है? तभी फेंक उसको चेकमेट दे के जीत जाता है। अरे चलो अब पे करो। अरे मेरे बाप रे, आखिर ये कैसे हुआ? गेम हारने के बाद बस 5 बड़े कॉइन ही तो देने हैं, इतने से क्या डर रहे हो? सीधे खड़े रहो, कई स्टेप पर गिर ना जाओ। हाँ नॉर्मल सीढ़ में आग क्या ही बिगाड़ लेगी। अरे बाप रे, ये जेक टेस्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या ब्रदर इन्हें उन दोनों बंदों को खत्म कर दिया? इतना अल्टीमेट ट्रेजर को ये एक स्टेप की तरह यूज कर रहे हैं। चलो ओल्डू हम फिर से खेलते हैं। वो मुझे चैलेंज कर रहे हैं। ब्रदर ये मैं जानता हूँ कि आप कमाल के हैं, लेकिन लगता है कि आप मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वुजोंग अपने वेपन को निकालता है। क्या यार अब मैजिक ट्रिक का यूज करोगे? हाँ, वुजोंग के पास ये वेपन है। ये एक सैक्रेड आर्टिफैक्ट है। पहले पूरे जियांगजिंग कॉन्टिनेंट में ये वेपन 7 टूथ सैक्रेड रैंक आर्टिफैक्ट में से एक था। एक सुप्रीम डिवाइन वेपन है जो कि टॉप 10 रैंक करता था। अरे कितना ज्यादा जंग लगा हुआ है। कैसे यूज करते हो इसे? फेंक दो। अपने इसे जंग लगा हुआ कहा? अरे इसे तो जंग लगा हुआ कहना भी बेकार ही है। सच कहो तो ये तो एक आयरन का स्क्रैप है। ब्रदर ये भले आपका लेवल अलग है, लेकिन आपके जेड बैंड मेरे डिग्निटी को खराब कर रहे हैं। मेरे रेपुटेशन द सिटी स्लॉटर मैनियक ऐसे ही नहीं मिली हुई है। अरे हाँ यार, आज मैं फ्री हूँ, तुम आराम से बैठो, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। उन्होंने कितनी तेजी से वो ले लिया। अंदर आने के बाद फेंग सबसे पहले भट्टी को चालू करता है। वो फेंग को भाई बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसके अल्टीमेट आर्टिफैक्ट पे ऐसे हथौड़े से वार होने वाला है, लेकिन फेंग से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फेंग हथौड़े से एक स्ट्राइक मारता है। चलो कम से कम देखने को तो मिलेगा कि ब्रदर ये क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि वो कमाल के हैं, लेकिन मुझसे नीचे होंगे। लेकिन सामने का नजारा देखने के बाद जोंग यहाँ पर हद से ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि बस एक ही हैमर की स्ट्राइक से फेंग ने सैक्रेड रैंक पर सालों से लगी हुई कार्मिक डेप्थ ब्लड सीन को शैटर कर दिया है। जोंग यहाँ पर भाई खुद को झापड़ लगाने लगता है कि उसने अपने आप को फेंग से ऊपर कैसे समझ लिया। तभी बाहर यहाँ पर किसान और उसकी बहन आई होती है। बड़े भैया क्या वो मास्टर सच में ऐसी जगह पर रहते हैं? मास्टर ये फिलहाल के लिए यहाँ पर रह रहे हैं, कोई कारण होगा जो अपनी वो आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं। तभी आगे बढ़ते हुए किसान को ऊपर ड्रैगन दिखता है। तभी इग्नर को यहाँ पर वुजोंग दिखता है। भाई वो वुजोंग है। हाँ वुजोंग, वो मेरे से पूरा 2 रियल ऊपर है। अरे पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे आप हमसे ज्यादा पैनिक हो रहे हो। यहाँ पर फेंग आखिरी स्ट्राइक मार के आर्टिफैक्ट को पूरा प्योर कर देता है। अरे मेरे बाप रे, वो एक होली ग्रेड का वेपन है। ऐसा वेपन होगा तो मैं पूरे एक रीजन को डोमिनेट कर सकता हूँ। चलो भाई मैंने तो अपना काम कर लिया है, अब पैसा मिलेगा। अरे यार मैं तो भूल गया, चेस गेम हारने के बाद ही यहाँ पर फटाक से दूर चला गया था। मैं इससे क्या ही पैसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेना तुम उसको ऐसे ही। उन्होंने होली ग्रेड के वेपन को हलवे की तरह दे दिया। मैं अपना पूरा किंग शैंग सेट भी बेच दूं, फिर भी उसे खरीद नहीं सकता। वुजोंग तो भाई नीचे झुककर फेंग को थैंक्स कहने लगता है। इधर यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि भाई ये सिटी स्लॉटर मैडमैन में से एक है। तभी वुजोंग यहाँ पर एक हेवनली एग्रीमेंट अर्थ कॉन्ट्रैक्ट को समन करता है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं अपने पूरे लाइफ में हेवनली एग्रीमेंट एंड अर्थ कॉन्ट्रैक्ट को अनलिश होते हुए देख सकता हूँ। सीनियर ब्रदर आखिर वो क्या है? वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे एक्सपर्ट वुजोंग अर्थ को पेपर और लाइटनिंग को पेन की तरह यूज करके साइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट हेवन और अर्थ के लॉ से प्रोटेक्टेड होता है। एक बार साइन कर दिया जाए तो वो कभी भी वायलेट नहीं होता। मैं वुजोंग हेवन और अर्थ की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर मिस्टर ई को फ्यूचर में मेरी कभी भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं 1000 बार मरने के लिए भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। ब्रदर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अब आप मुझसे जो करवाना चाहते हैं वो मैं करूँगा। अबे चुप,
चुप। ओए नीचे ऐसे स्टूडियो ऐसे बना रहे हैं, लेकिन तू तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, चाहे तो इस सीन को तो काट सकता था, लेकिन तूने डाल दिया है ना। अरे फेंग भाई माफ कर देना यार, ऐसी चीजों से ही तो मजा आता है। वैसे फेंग भाई आप मेरे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ ठीक है, अब तो मेरी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है तो बता ही देता हूँ। हाँ तो भाई लोग जो भी वीडियो को देख रहे हो तो यार नीचे इसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर देना और हाइप भी कर देना। यहाँ पर फेंग को वो जोंग बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा था, तो फेंग उसे लात मार कर यहाँ से भगा देता है। तभी फेंग देखता है कि ये दोनों यहाँ पर आए हैं। किंशान बताता है कि भाई वो गिफ्ट रिटर्न करने के लिए आए हैं। किंशान फेंग को किंशान सेट का फ्लेम पर्ल देता है। वाह ये ग्लास बॉल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। किंशान सेट का अल्टीमेट ट्रेजर इनके लिए बस एक ग्लास का बॉल है। वाह यार कितना ज्यादा गरम गरम है, ये मुझे अच्छा लगा। ऑनर की बात है कि मिस्टर ई को हमारा एक गिफ्ट पसंद आया। फेंग में इनको अपनी जस्ट खत्म की हुई नॉवेल देता है। किंशान फटाक से देख लेता है कि ये तो एक सीक्रेट मार्शल आर्ट मैनुअल है, लेकिन यूनर इसका लेके यहाँ से निकल जाती है। किंशान भी उसके पीछे जाता है। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर क्विंग फेंग के लिए कैरेज लेके आया होता है। वो कहना है कि फेंग को जियांगपिंग के चेम्बर्स में जाके अपनी नॉवेल को पब्लिश करवानी है, तो इसलिए फेंग ने क्विंग को एक कैरेज भी लाने के लिए कहा था, लेकिन क्विंग यहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी लेके आया होता है, जो देखने के बाद फेंग थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। अरे मैंने उसे कहा था कि कोई डोंकी वाली राइड लेके आओ, इतना पैसा नहीं है यार मेरे पास की हॉर्स कैरेज से जाऊं। बस आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, यकीनन आपके लिए मुझे बेस्ट करना जरूरी है। खैर हमें इनको दिखाया जाता है जहाँ पर बुक लेने के लिए इन भाई बहन में तगड़ी लड़ाई हो रही होती है, लेकिन आखिर में किंशान बुक को ले लेता है। तुम्हें पता है कि जियांगपिंग सिटी पहले क्या हुआ करती थी? क्या था भाई? एंशिएंट टाइम पे जियांगपिंग इमोर्टल्स के लिए कल्टीवेशन साइट थी। आपका मतलब मिस्टर ही का यहाँ पर आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। फर्स्ट उन्होंने हमें डिवाइन वेपन दिए, फिर 7 ट्रू सैक्रेड रैंक को रिपेयर किया। ये सब कुछ मिस्टर ही के प्लान का हिस्सा ही है। यहाँ पर कोई बड़ा सा चीज खेल रही है। आगे हम देखते कि फेंग यहाँ पर कॉमर्स में आया होता है। 2 दिन से कोई भी ढंग का खाना नहीं खाया, आज मुझे डील करनी होगी वरना भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। फेंग यहाँ पर जियांगपिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन माओ के पास आ जाता है। ओ मिस्टर ई, मिले हुए काफी समय हुआ। हाँ चेयरमैन माओ, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी बुक्स को प्रिंट करेंगे, इसलिए मैं आया हूँ। ये देखिए ये रही मेरी नई फिनिश्ड बुक। ये सारे बुक्स तो यूजलेस है। ये सुनने के बाद फेंग यहाँ पर चौंक जाता है। मिस्टर ई, जियांगपिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास एल्डर्स और बच्चे हैं, मुझे हजारों लोगों को खिलाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये बुक्स मुझे कोई रिटर्न में फायदा करेगी। जिस चीज से मुझे कोई फायदा नहीं होता मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं जो भी बोलता हूँ ना वो मुंह पे बोलता हूँ, तो इसे बुरा मत समझना। फेंग भाई चुपचाप से यहाँ से निकल जाता है। आगे फेंग यहाँ पर भाई निराश होके ऐसे एक गली में बैठा होता है। तभी लैंगजुए और लोली यहाँ पर आती है। लैंगजुए बताती है कि मास्टर ने फेंग के लिए ये फ्रूट्स भेजे हैं। फेंग फ्रूट्स को खाने लगता है। वो इसके लिए लैंगजुए को किंशान को थैंक्स कहने को कहता है। तभी लोली किंशान की बुक्स को देखती है। वाह, जियांगपिंग के सारे पॉपुलर नॉवेल्स आपने लिखे हैं मिस्टर। मेरी सिस्टर को आपके सारी नॉवेल्स बहुत ही पसंद है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनको चांस मिले तो। लेकिन आगे लोली कुछ बोल पाए, लैंगजुए आंखों से एक जोर का चिमटा काटती है और दर्द की वजह से ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो मिस्टर ये एक्चुअली उन नॉवेल्स के राइटर है। हाँ, उनका हार्ट कितना डेलिकेट है, जेंटल है। नेशनल अफेयर्स और रोमांटिक लव, उनके नॉवेल वो कितनी कमाल की है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक ही पर्सन में कितने टैलेंट है। मिस्टर तो सच में कमाल के हैं। अरे ये मेरे दिल को क्या हो रहा है? अचानक से एटमॉस्फेयर रोमांटिक नहीं हो रहा। लोली आंखें फेंग से कहती है कि उसके पास फेंग की बुक्स को पब्लिश करने के लिए रास्ता है। सुनने के बाद फेंग पूछता है कि वो कैसे। लोली बताती है कि उसके फादर बाओफिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है। इनका चेंबर जियांगपिंग चेंबर से थोड़ा सा ही बेकार सा है, वो 2nd रैंक पर है। हालांकि बुक्स को पब्लिश करना इनके लिए हलवा है। यह सब सुनने के बाद ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी लोली कहती है कि उसकी एक कंडीशन है। अगर फेंग को बुक्स को पब्लिश कराना है तो अभी उसे लैंगजुए को किस करना है। ये सुनने के बाद लैंगजुए मन में कह रही होती कि कैसे ये कुछ अचानक से नहीं होगा। क्या बात है भाई, रोज अपने देखा करता था भाई, फाइनली आज मुझे एक लड़की के पास जाने का मौका मिलेगा। फेंग किस करने के लिए आ रहा था, लेकिन लैंगजुए को लग रहा होता है कि फेंग जैसा महान व्यक्ति उसके जैसे छोटे लड़की को किस करे, ये फेंग की बेइज्जती होगी। मास्टर माफ कर देना, मेरी बहन बेवकूफ है जो कि ऐसे रिक्वेस्ट कर दिया आपसे। अरे कोई भी बात नहीं, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मास्टर मैं जानती हूँ कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। चलिए हम बाओफिंग चेंबर में चलते हैं। सिस्टर आपने आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। जो भी हो भाई, फेंग बेचारा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका था। मैंने सोचा ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। क्या करेगा पांडु, जब नसीबी हूँ।
इसके बाद हमें सीधा बाओफेंग चेंबर ऑफ कॉमर्स में दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग दबा के पेस्ट्रीज खा रहा होता है। ऊपर से लोली आके उसे ठूस ठूस के और खिलाती है और बताती है कि सब उसकी फेवरेट्स हैं। वैसे यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोली लैंगजे की कजिन सिस्टर है। लोली के फादर यहाँ पर आते हैं, वो लैंगजे से कह रहे होते हैं कि फेंग का ऑरा तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, आखिर वो है कौन? सच कहूँ तो अंकल मुझे खुद ही नहीं पता है कि वो क्या है, बस आप इतना याद रखिए कि मास्टर भी उनको सर के बुलाते हैं। केशांग सेट के मास्टर भी इनको रिस्पेक्ट देख के बुलाते हैं। तुमने मेरे पास एक वीआईपी लाया है सर, आपको स्नैक्स पसंद तो आ रहे ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा मस्त है, खाकर मजा आ गया। लोली के डैड अपने बटलर से कहते हैं कि कुछ भी किया जाए लेकिन मिस्टर यू की बुक्स को पब्लिश करना है। और प्रेसिडेंट, आपको पहले आपके चेंबर के बिजनेस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हमारा चेंबर कल्चर मार्केट को एडवांस करने के लिए ही सोच रहा है, तो आपके बुक्स सेंड करना एग्जैक्टली ये हमारे फेवर में ही है। लेकिन बटलर कहता है कि उनके चेंबर का फोकस अभी गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी और कल्टीवेशनल सप्लाईज पर है। इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो चेंबर की रैंक पर दिक्कत पड़ सकती है। लेकिन लोली के डैड बटलर को चुप कराते हैं और कहते हैं कि हम एक बटलर उन्हें बताएगा कि उन्हें क्या करना है। हाँ, आगे हम देखते हैं कि बाओफेंग चेंबर के ऑपरेशन से फेंग की बुक्स पब्लिश होते ही इंस्टेंट हिट हो जाती है। अलग अलग स्टोरी से पूरा का पूरा जैंपिंग सिटी ड्रामा से पागल हो चुका था। ये नले तो यहाँ पर स्टोरीज को रियल लाइफ में भी एक्ट कर रहे होते हैं। कर क्या रहे होते हैं भाई, यहाँ पर एक्ट परफॉर्म करने के लिए भी लाइन लगी होती है। आगे हमें इस जुआनु सेक्ट की लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ वो वुफेंग और वुचेन का ऑरा जहाँ पर वैनिश हुआ था वहाँ पर आती है, मतलब फेम के मार्शल आर्ट में। वैसे इसका नाम लिंग आर है। अंदर से फेंग वांकाई के लिए खाना लाता है, तभी वांकाई फेंग को वुफेंग का बचा हुआ बोन ला के देता है और मन में कह रहा होता है कि दोनों आसानी से राख में मिल गए थे, बस यही एक उनका बोन बचा हुआ है, मैंने इसे मास्टर के सामने लाया है तो अभी मुझे प्राइज मिलेगा। लेकिन फेंग को यहाँ पर लग रहा होता है कि वांकाई ने ऑलरेडी बाहर खाना खा लिया है ताकि बेचारे फेंग का खाना बच जाए। मैं समझ गया हूँ कि तुमने जानबूझ के बोन्स को छोड़ दिया है, क्या तुम मुझसे प्राइज चाहते हो? हाँ, मास्टर ने तो ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है, वो मुझे वार्न कर रहे हैं कि अगर मैं उनके हुक्म नहीं मानूंगा तो मिट्टी में मिल जाऊंगा। वांगाई सर पटक पटक के माफी मांगता है। अरे यार, फिर से क्यों सर पटक रहे हो? बोन को फेंक देना ये सही नहीं होगा। लो, तुम इसे टॉय की तरह खेल सकते हो। फेंक बोन को फेंकता है, लेकिन लिंगर उसे पकड़ लेती है और बोन से आते हुए ऑरा को देखने के बाद वो समझ जाती कि ये तो वो फेंक का बोन है। इसका मतलब ये है कि सीनियर ब्रदर ऑलरेडी मर चुके हैं। तभी फेंक यहाँ पर आता है, उसके हाथ में सिर्फ क्लो को देखने के बाद लिंगनार यहाँ पर बौखला जाती है और ये नल्ला फेंग यहाँ पर अपना थरकपन शुरू कर देता है। वो लड़के से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, आइए मैं आपकी धड़कन चेक करता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मिस, क्या आप उस बोन को पहचानते हैं क्या? क्या वो आपके फैमिली से है? इसने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है। लिंगर डर के मारे यहाँ से भाग जाती है। फेंग को लग रहा होता है कि वांकाई ने उसे डरा दिया है। खैर, हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर बाओफेंग चेंबर से यहाँ पर इन फैमिली का बटलर आता है। फेंग इसका वेट कर रहा था, वो फटाक से यहाँ पर बाहर आ जाता है। अरे कहाँ थे आप? मैं आपका कब से वेट कर रहा था। कहाँ है मेरा पैसा? कहाँ पर है मेरा पैसा? फेंग को ऐसे नाइफ चलाते हुए देखने के बाद बटलर हद से ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो फेंग से माफी मांगने लगता है कि वो यहाँ पर लेट हो गया। बटलर फेंग को एक गोल्ड कार्ड देता है और बताता है कि इसमें सिर्फ लास्ट मंथ की शेयर ही नहीं बल्कि बॉस ने ग्रेटिट्यूड के टोकन के तौर पर और भी माल डाला हुआ है। हमें पता चलता है कि भाई इसमें टोटल 3 लाख सिल्वर कॉइन्स है और आपसे ये लोग हर महीने फेंग का शेयर इस कार्ड में डिपॉजिट करते रहेंगे। ये सब सुनने के बाद फेंग भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बटलर कार्ड देके यहाँ से रफा दफा हो जाता है। मरिच हो गया, मरिच हो गया, मरिच हो गया। आज एंजॉय करने का दिन है, चलो चुपो नाचो गाओ। ओए जैसे स्क्रीन को जरा और ब्राइटर बना ले। लेकिन मैं कुछ करूँ उससे पहले यहाँ पर माओ आ जाता है। अरे प्रेसिडेंट माओ, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिल के चलूं। हमें पोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैंगपिंग चेंबर में काम करने वाले कुछ बुढ़ाओ माओ से कह रहे होते हैं कि भाई उसकी एक गलती की वजह से उनका चेंबर अब नीचे रैंक पर चला गया है और बाओफेंग वाले टॉप पर आ चुके हैं। प्रेसिडेंट, आपकी गलती की वजह से बाओफेंग जियांगपिंग सिटी में नंबर 1 पर है। आपके पर्सनल डिसीजन की वजह से क्या आप पूरा चेंबर इसकी भरपाई करेगा? इसी मोमेंट पे माओ तुरंत फेंग से मिलने का सोच लिया था या वो फेंग को पैसे देके अपने साइड करने का सोच के आया था। मिस्टर ई, लास्ट हमारे बातचीत के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये देखिए, मैंने आपके लिए 50,000 सिल्वर कॉइन लाए हैं। ये इतना पैसा है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन पूरे साल भर में भी नहीं कमा सकता। ये इसे बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। साला नल्ला कहीं का पैसा देके मुझे खरीदने के लिए आए हैं। मैं जानता हूँ कि तो कितना कमीना है। मिस्टर ई, हम भी ट्रेंड के साथ चलना पसंद करते हैं, इसलिए हम आपके साथ कोऑपरेट करके आपके बुक्स को पब्लिश करेंगे।
प्रेसिडेंट माओ, शायद से आप भूल रहे हैं कि उस दिन आपने ही मेरी बुक्स को प्रॉफिटेबल नहीं समझा था। तो मुझे लगता है कि आपको आपकी चेम्बर के मेन बिजनेस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और माफ कर दीजिए, उस दिन गलती हो गई थी। माओ भाई बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है कि फेंग उनके साथ काम करे, लेकिन फेंग हर बार इनको मना ही कर देता है। जो सुनने के बाद माओ को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को अभी साइड में रख कर फेंग को कहते हैं कि वो उसे 1 लाख सिल्वर देंगे। लेकिन फेंग दिखाता है कि भाई उसके पास बाओफेंग का गोल्डन कार्ड है। नामुमकिन, बाओफेंग चेम्बर ने इसको उनके रैंकिंग डिपॉजिट कार्ड दे दिया। माओ तो यहाँ पर भाई बेहोशी हो जाता है। उसका असिस्टेंट उसे यहाँ से निकल के ले जाता है। उसके जाने के बाद फेंग यहाँ पर अपना फिर से डांस शुरू कर देता है। इसके बाद हमें जुआनु सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगार ने जुआनु को सब कुछ बता दिया होता है कि वो ब्रदर्स नहीं रहे। डिटेल्स में बताओ। ओशन की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई और सीनियर ब्रदर का बस एक ही बोन बचा। गुस्से में आके जुआनु एक पिलर को तोड़ देता है। हमारी सेक्ट की ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम बस वो ब्रदर्स ही कर सकते थे। उनके डेथ से जुआनु सेक्ट का फ्यूचर सही नहीं होगा। हमारे सेक्ट के ट्रेजर का क्या हुआ? विले ने जियांग स्टोन को स्टेप पर फील करने के लिए यूज किया है और स्वीट क्लॉक को सफाई करने के लिए यूज करा है। ये सुनने के बाद जुआनु को भाई हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अभी तुरंत अपने सेक्ट के साथ फेंग पर अटैक करने का सोच लेता है। इसके बाद हमें फेंग को दिखाया जाता है। तब यहाँ पर वूजोंग अपने 3 दोस्तों को लेके आता है, लेकिन उसके फ्रेंड कह रहे होते हैं कि इस मार्शल आर्ट हॉल से उनको तो जरा से भी स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। वूजोंग उसे कहता है कि वो जरा शांत रहे, अंदर जाने के बाद उनको सब कुछ पता चल ही जाएगा। अरे सर वहाँ पर देखो, और हेवन शेकिंग जंगटियन स्टोन, एक हाफ से स्टोन को स्टेयर पर यूज करना, ये तो काफी बड़ा ग्रैंड जेस्चर है। ये सब यहाँ पर अंदर आ जाते हैं और इनको स्विफ्ट क्लॉक दिखता है। स्विफ्ट क्लॉक, अरे वो एक ऐसा रेलिक है जो एक सेक्ट को फोल्ड कर सकता है। इतनी इम्पोर्टेंट चीज को यहाँ पर ऐसे वेस्ट किया जा रहा है। ऐसे नॉर्मल चीजों से हैरान हो रहे हैं, मैं तो इनसे इम्यून हो चुका हूँ। तभी इन सब को देखने के बाद वांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। खैर फिर यहाँ पर आता है, सभी उसको बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिकली ग्रीटिंग करते हैं। अरे अभी तो ठीक थे, अचानक से ऐसे ड्रामेटिक क्यों हो गए हैं? वांग काई ने भाई इन चारों को पहचान लिया होता है। ये चारों मार्शल एंसेस्टर हैं। तभी क्वीन आके इधर एक आर्ट वाला कपड़ा लगाता है। इस पर थोड़ी सी कोई धूल लगी थी तो क्वीन एक फूंक मारता है, लेकिन इनको सामने से सुप्रीम मार्शल आर्ट इंटेंट दिखाई देने लगता है। ये चारों भाई कॉस्मोस में ही आ जाते हैं। इनको एक आवाज सुनाई देने लगती है कि यूनिवर्स क्योस में था, फिर पांगो ने जन्म ले लिया और 80,000 सालों के लिए हेवन और अर्थ ओपन हो गए। यंग हेवन बना और इन अर्थ बना। पांगो इनके बीच में था। दिन में वो 9 बार ट्रांसफॉर्म होके हेवन और सैक्रेड आर्ट को डिवाइन करता है। ये तो लाइफ की मिस्ट्री है, यूनिवर्स का सच है। ये तो इन सबके अंदर सुप्रीम यूनिवर्सल मिस्ट्री घुसी है। या फेंग समझ नहीं पा रहा होता है कि इन नल्लों को यहाँ पर क्या हो गया है। ये अचानक से ऐसी छिछोरी हरकतें क्यों कर रहे हैं? अबे तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, मैं चाय बनाने के लिए जा रहा हूँ, इधर ही बैठे रहो। ये मेरा प्लेस है, मैं यहाँ पर मेरे रूल्स मानने पड़ेंगे। ओल्ड मैन, मेरे मार्शल आर्ट स्कूल में कपड़े निकालना स्ट्रिक्ट मना है, समझे? इतना कह के फेंग यहाँ से निकल जाता है। गैलेक्सी जैसा वास्ट, इतना ओवरवेलमिंग मार्शल इंटेंट मैंने कभी नहीं देखा। वो चीज बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। स्टोरी शायद से इमोर्टल मार्शल आर्टिस्ट है, अर्थ इमोर्टल, ट्रू इमोर्टल या फिर वो गोल्ड इमोर्टल भी हो सकते हैं। इसलिए हमें उनकी कोई कल्टीवेशन देख नहीं पाए, वो इस डायमेंशन के है ही नहीं। यहाँ पर स्टोर हाउस में फेंग चेस बोर्ड को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे मिलता ही नहीं। तभी चारों यहाँ से भाग रहे होते हैं। फेंग आके पूछता है कि आखिर क्या हुआ, सभी बाहर क्यों जा रहे हैं? सभी कह रहे होते हैं कि बाहर थोड़ा सा कूल है, इस वजह से वो बाहर जा रहे हैं। तभी वूजोंग को याद आता है कि यहाँ फेंग के रूल मानने हैं। उसने इनको बैठने के लिए कहा था, तो वो अचानक से यहाँ से कैसे भाग सकते हैं? सभी वूजोंग से हेल्प मांगने लगते हैं कि अब वो क्या करे। मिस्टरी, क्या हम बाहर जा सकते हैं? अभी जाना है तो जाओ, मुझे क्या। ठीक है जाओ, मैं चेस बोर्ड ढूंढ के आता हूँ। ये चारों भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये बच गए। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों बाहर बैठे होते हैं। इतना बड़ा मार्शल इंटेंट हमारे पीछे है, अभी भी डर सा लग रहा है। और ना, मिस्टर ई का फ्रेंड बनना ये बहुत ही बड़ी बात है। और मिस्टर ई से मिलवाने के लिए आपका शुक्रिया। इसके बदले में फ्यूचर में आपको रिप्लेस जरूर करूंगा। हाँ, मतलब मैं भी करूंगा। तभी एक वुमन और उसकी बेटी यहाँ से जा रही होती है। लड़की अपनी मम्मी से कह रही होती है कि देखो ना मम्मी, वो ग्रैंड भाई कितने मॉन्स्टर लग रहे हैं। चू भाई उसे गुस्से से देखता है और चू अपने माइंड को वाटर की तरह कूल करने का ट्राई करो। चू भाई ये ट्राई करता है, लेकिन वो
देखते हैं कि ये माँ बेटी उसको ऐसे देखने के बाद हद से ज्यादा डर जाते हैं, वो यहाँ से भाग जाते हैं। इन तीनों को भी यहाँ पर चुप ऐसे देखने के बाद उल्टी आ जाती है। इसके बाद हमें सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पर जोंग कुसेक के डिसाइपल यहाँ पर जियांग सिटी में घुस गए होते हैं। गेट के पास रहने के बाद ही वो फेंग और वो चेन का हल्का सा और फील कर पा रहा हूँ। मेरे प्यारे डिसाइपल्स, मेरे ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स, मेरा राइट आर्म, सब कुछ मैंने खो दिया। मास्टर इग्नोर, दुखी चेहरा मत बनाओ। मैं खुश हूँ कि अभी हम हमारे ग्रेटेस्ट रिवेंज लेने वाले हैं। यहाँ इन लोगों को सेंस हो जाता है कि काफी लोग यहाँ पर भागते हुए आ रहे हैं। यहाँ वांगजू अपने डिसाइपल से पूछता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। डिसाइपल बताता है कि फेंग के मार्शल आर्ट के सामने 4 बुड्ढे लोग बैठे हुए हैं। ओल्ड मैन, अरे वो तो हमारे लिए चीटी है, क्या फर्क पड़ता है कि एक को क्रश करो या 5 को। चलो उस मार्शल आर्ट को वाइप करें और किसी को भी जिंदा ना छोड़े। जुआनो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सबसे कहता है कि सभी उसे फॉलो करे। जुआनो यहाँ पर आता है, लेकिन सामने इनको देखने के बाद उसकी फट के हाथ में आ जाती है। यकीनन वो इनको जानता है। वैसे हमारा इसे प्रॉपर इंट्रो नहीं हुआ है ना। यह है द इनफिनिबल कैलकुलेटर डेडली एबकुस ली मोसे। यह है द मास्टर बिट्रायल फियरलेस मैडमैन चू शिगुयांग। यह है द फेट डिस्ट्रॉइंग प्रिमोडियल इविल सैटर्न सुन जुंगे। और ये है द सिटी स्लॉक्टर मैनिक वू जोंग। जुआनो इनके सामने आ गया था। तुमने हमें एंड कहा क्या? सीनियर साहब को ग्रीटिंग। अरे ये 4 मैडमैन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओए जूनियर, नहीं एंड, मेरे सवाल का जवाब दे। अरे नहीं साहब, मैं आपको एंड कहूँ ये नामुमकिन है। जुआनो यहाँ से निकलने का सोच रहा होता है, लेकिन मोसे स्पिरिचुअल एनर्जी मैनिफेस्टेशन से इसे पकड़ लेता है। ये सभी डिसाइपल्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। सारे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, तो उस मार्शल आर्ट को वाइप कर देते हैं और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। क्या हमने गलत सुना क्या? डिसाइपल्स को गुस्सा आ रहा था, वो अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन जुंगे बैरल लगा के उनको रोक देता है। सर, इस मार्शल आर्ट के ओनर के साथ मेरा थोड़ा पर्सनल काम है। सीनियर्स, मुझे आपसे कोई भी ऑफेंस नहीं है। ओह, तो यहाँ पर मिस्टर ई के लिए आए हैं। जो यहाँ पर आपने फायर लाइन को समन करता है, जो कि इन डिसाइपल पर हल्ला बोल देता है। मैं ऐसे भी ठिकाने लगा देता हूँ। आलचो, क्या तुम सारे के रूल्स को भूल गए? ये उनकी टेरिटरी है, हमें उसे पूछना होगा कि इसके साथ क्या करना है। आखिर ये किस सर की बात कर रहे हैं? कौन है जिसको 4 मैडमैन भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं? तभी फिंग बाहर आता है। वो ग्रोसरी लेने के लिए जा रहा था, क्योंकि ग्रोसरी पे आज 10% डिस्काउंट है। इस नल्ले के पास 3 लाख सिल्वर कॉइन्स है, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। ये सब यहाँ पर फेंग को झुक के ग्रीटिंग्स देते हैं। सॉरी आप बंदा, कुछ मत कहो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। यार, जब मैं अंदर था तब मैंने ये जूनियर सीनियर जो भी लफड़ा ये सुन लिया था। तुम लोगों का जो भी मैटर है वो तुम लोग खुद ही देख लो। मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी लेने। तो ये है सर, मुझे तो ऐसा कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सर, इसके साथ क्या कर रहा है? इसके लिए आपके पास कोई प्लान है? यार, अपने लफड़ों में मुझे क्यों घुसा रहे हो? ऐसे मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसका क्या करना है? हाँ, कहावत है कि शाम का भूला जब घर, अरे भगवान, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो उसे, अरे शिट भाई, याद नहीं आ रहा क्या था वो। छोड़ो, कुछ और फेल देता हूँ। सुनो, जब रास्ता छोटा होता है तो दूसरों को जाने के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। और इसका मतलब क्या है वो तुम खुद ही ढूंढ लो, मैं तो चला। इसका मतलब हम इसे खत्म ना करें? इसका मतलब मैं समझ गया, उन्होंने मैटर हमारे ऊपर छोड़ दिया है। मतलब सर, शायद सेठ हमें टेस्ट करना चाहते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम उनके हिसाब से इसे सजा नहीं दे पाए तो मुझे डर है कि हमें पैकअप करके यहाँ से निकलना होगा। चार जुआनो से उसे सेठ का स्टोरेज मांगते हैं। जुआनो उसे दे देता है। वो बताता है कि जुआनो सेठ का सारा रिसोर्सेज इसमें है। मोचे, देखो जरा इसे, सर की माफी के लिए ये काफी भी है। एक सेमी सेंट ट्रेजर। हाँ, सर के लिए तो ये बस स्टेप्स पे लगाने के लिए स्टोन्स है। इन चीजों से मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। सीनियर्स, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करें? पनिशमेंट के लिए इसे फिजिकल पेन देना, बस यही एक आखिरी रास्ता बचा है। हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर जुआनो के दूसरे हाथ काटने का सोच देते हैं। डर के मारे वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वूजोंग उसे रोक देता है और उसके हाथ पर अटैक करके उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ फेंग घर आया होता है। वो चारों जा चुके थे। कोई ने फेंग को बताता है कि उन्हें ग्रैंड बॉस ने फेंग के लिए काफी सारा सामान रखा है। फेंग पूछता है कि भाई आखिर वो क्या है। वांग का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन सिर्फ वही समझ पा रहा होता है कि ये कितने हाई लेवल के आर्टिफैक्ट्स है। लेकिन फेंग कहता है कि
फाइनली वो सब कुछ तो कचरा है, आखिर वो इनका क्या करेगा। क्वीन से कहता है कि भाई वो इन सारे आइटम को स्टोरेज रूम में जाके फेंक दे। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है वांग को स्टोरेज रूम से कुछ आवाज आ रही होती है। वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी वांग को अचानक से ही कोई स्टोरेज रूम से खींच रहा होता है। वो बेचारा बहुत ही ज्यादा पैनिक हो चुका था। यहाँ आने के बाद उसे एक डरावनी स्माइल दिखती है, जिसे देखने के बाद बेहोशी हो जाता है। इसके बाद हमें जोन उस सेक्ट में दिखाया जाता है। सेक्ट का दिवालिया निकल चुका था, तो हर कोई अब बहाना देके सेक्ट को छोड़ के जा रहा था। माओ का भी यही सीन हो चुका था, उसको भी हर कोई छोड़ के जा चुका है। दोनों को फेंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तब यहाँ पर माओ की बेटी आती है और यहाँ पर लिंगनार आती है, और ये दोनों सोचते हैं कि फेंग को अब ये अपनी लड़कियों के जाल में फंसा देंगे। अरे शर्म करो, अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। भगवान। तो आज के पार्ट में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और हाइप कर देना। यकीनन इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट पार्ट डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सारा गाइस।